घड़ी में बजने वाले हैं 5 और मैं दीपाली नंदा आपके लिए लेकर आ गई हूं आवाज समाचार। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। फिर निफ्टी एक्सपायरी पर बाजार में मुनाफा वसूली, बाजार ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद। रियलिटी, ऑटो, फार्मा इंडेक्स बढ़त पर बंद। बैंकिंग, एफएमसीजी, पीएसयू शेयरों पर दबाव। इनकम टैक्स की न्यू रिजीम में एनपीएस निवेश पर छूट पर विचार। वित्त मंत्रालय पीएफआरडीए ने भेजी सिफारिश। सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव। वाइब्रेंट समिट से पहले ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर से मिले मोदी। माइक्रॉन के सीईओ संजय मेहरोत्रा, तोशिहिरो सुजुकी समेत दर्जनों दिग्गजों से हुई बात। कल से होगी समिट की शुरुआत। 2030 का लक्ष्य है, लगभग 1.5 बिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी। तो उस हिसाब से प्रोडक्शन की तैयारी है और उतना जितना देश में जरूरत होगी, उसकी जितनी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। 2030 तक कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा भारत। सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कोल सचिव ने कहा, रिन्यूएबल एनर्जी पर कंपनी का है बड़ा प्लान। राम मंदिर पर पीएम मोदी का मंत्रियों को कड़ा संदेश। आक्रामकता और बयानबाजी से बचने की नसीहत। वहीं प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लेने अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन। मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को मिले अर्जुन अवार्ड। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को खेल रत्न। 9 कोचेस को मिला द्रोणाचार्य अवार्ड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सौंपे खेल पुरस्कार। और अब मिलेगा एआई और रोबोटिक्स से लैस जूता। 6 चक्कों के साथ तूफानी रफ्तार। मून वॉकर कंपनी ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में पेश किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं राम मंदिर की एक इंपॉर्टेंट खबर से। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। इस बीच गर्भगृह से लेकर भूतल तक सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। राम भक्तों के इंतजार को देखते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने क्षेत्र मंदिर का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मंदिर के अंदर और बाहर की भव्यता दिख रही है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी सीएम योगी के साथ मौजूद रहे। इससे पहले योगी ने रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी में पूजा भी की। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को सख्त निर्देश दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक पिछली कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सभी सचेत रहें। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को बयानबाजी से बचने की नसीहत दी और कहा कि वो मर्यादा का ध्यान रखें। उनके क्षेत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसका भी ख्याल जरूर रखा जाए। 22 जनवरी के बाद ही अपने इलाके के लोगों को रामलला के दर्शन के लिए लाएं। तो राम मंदिर को लेकर क्यों मचा है सियासी घमासान और 2024 में राम किसका बनाएंगे काम? आज आवाज अड्डा पर इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी बजट एक्सक्लूसिव सीरीज के साथ। तो आज इस सीरीज में जो स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके टैक्स से जुड़ी हुई है। नई टैक्स व्यवस्था में भी एनपीएस में निवेश पर टैक्स छूट मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने इसके लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं कि आपको क्या जानकारी मिल रही है सोर्सेज से? बिल्कुल, देखिए, इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए सरकार कुछ बड़े कदमों का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने कुछ महत्वपूर्ण डिमांड्स सरकार के सामने रखी हैं, जिससे कि न्यू पेंशन स्कीम के साथ साथ न्यू टैक्स रिजीम को भी आकर्षक बनाया जा सकता है। जिसमें एक महत्वपूर्ण जो डिमांड ये है कि न्यू पेंशन सिस्टम के तहत जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है उसको भी
ओल्ड टैक्स सिस्टम के तर्ज पर एग्जाम्पशन दिया जाए। अभी तक मैं बता दूं कि ओल्ड टैक्स सिस्टम में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन न्यू पेंशन सिस्टम के तहत एग्जाम्प्ट होता है, जिसमें एटीसी के तहत 1.5 लाख रुपए और एटीसीसी आईबी के तहत एडिशनल 50,000 रुपए कंट्रीब्यूशन होता है। दूसरा, वहीं अगर आप ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करते हैं तो अधिकतम 12% गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं एनपीएस में सिर्फ अधिकतम 10% ही बेसिक का हो सकता है। तो लिहाजा ये पैरिटी बनाने की भी मांग पीएफआरडीए की तरफ से की गई है और हमें जानकारी मिली कि सरकार इन सभी प्रपोजल्स पर विचार कर रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में न्यू पेंशन सिस्टम को आकर्षक बनाने के लिए सरकार कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए। हालांकि मैं बता दूं कि सरकार की मंशा हमेशा से यही रही है कि न्यू टैक्स रिजीम जो है उसमें एग्जम्पशन और डिडक्शन की संख्या बहुत कम रखी जाए या ना के बराबर रखी जाए। लेकिन इस वक्त एक तरह से देखें तो एक लोगों के भविष्य और रिटायरमेंट के बाद भविष्य सुरक्षित करने के लिहाज से और सेविंग रेट बढ़ाने के भी लिहाज से ये एक कदम उठाए जाने की संभावना है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। और अब जिस तरह से हम लगातार सीएनबीसी आवाज पर हर एक सेक्टर की आवाज आपको सुना रहे हैं कि बजट से उनको क्या उम्मीद है, तो आज हम बात करेंगे हाउसवाइफ्स की। अगर किचन के बजट की बात करें तो महंगाई ने बजट को बिगाड़ दिया है। ऐसे में हाउसवाइफ इस बार बजट से क्या उम्मीद कर रही हैं, आइए देखते हैं। चुनावी साल होने की वजह से इस बार वित्त मंत्री अंतरिम बजट पेश करेंगी और वित्त मंत्री से इस बार जो महिलाएं हैं, हाउसवाइफ्स हैं, वो क्या उम्मीद कर रही हैं, ये जानने के लिए मैं आ गई हूं सोनिया जी के किचन में, जहां पर मेरे साथ सोनिया जी के अलावा आप देख सकते हैं और भी महिलाएं मौजूद हैं, हाउसवाइफ्स हैं। इनसे इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि घर का बजट संभालना, उसे मैनेज करना, ये पूरा दारोमदार हाउसवाइफ्स पर ही होता है। तो वो क्या कुछ उम्मीद कर रही है वित्त मंत्री से, इस पर इनसे बात करेंगे। सोनिया जी, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या उम्मीद है इस बार वित्त मंत्री से आपकी, अगर हम बजट को देखें तो? हाँ दीपाली जी, जैसे मैं कुकिंग अपने स्टोव के पास ही खड़ी हूँ तो मैं ये चाहूंगी कि वित्त मंत्री थोड़ा गैस के जो रेट, कुकिंग गैस के जो रेट्स हैं उनको थोड़ा कम कर, क्योंकि सिलेंडर 950 प्लस जाता है से 1100 तक गया है, तो थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान दें, जैसे क्योंकि हर चीज तो गैस में कुकिंग गैस यूज होगी। दूसरा हमारे लिए चैलेंजिंग इशू है जो पेट्रोल और डीजल के जो रेट्स हैं, क्योंकि हमको तो एक फिक्स अमाउंट मिलता है घर का खर्चा चलाने के लिए और जो राइजिंग प्राइसेस है वो हमको सेविंग करने ही नहीं देते हैं। जैसे मेरा बेटा है वो कॉलेज जाता है तो उसको भी व्हीकल चाहिए, तो पेट्रोल के जो रेट्स हैं वो 97 रुपीज पर लीटर है, डीजल है वो 90 है। तो हम चाहेंगे कि क्योंकि हमारी तो सेविंग्स भी नहीं होती और फिक्स अमाउंट में हमारे घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो थोड़ा फाइनेंस मिनिस्टर इस पर ध्यान दें। आप बताएं। घर का कोड तो लेडीज है, हमारा बजट लेडीज से ही शुरू होगा। अब बेसिक है हमारा ऑयल ही था, जो सरसों का तेल, घी है। आजकल डॉक्टर्स कहते हैं एडिबल मत खाओ ज्यादा, सरसों या देसी घी 600-700 पर केजी, और केजी इज नॉट अ बिग अमाउंट की पूरा चल जाएगा। आपको रिफिल भी होना है, सब कुछ होना है। इतना महंगा है और सब्जियां उसी में बननी है, सब कुछ चाहिए। पहले बच्चों को पराठीज खिलाते, आजकल आप सोचो कहाँ वो बजट रह गए उतने पहले वाला और अब में बहुत फर्क आ गया। मेरा जो मेन कंसर्न है मेरी फैमिली की सेहत, हेल्थ मुझे बहुत चिंता देती है। अब हेल्थ के लिए है कि हम लोग चाहते हैं फ्रूट्स खाएं, जो बुजुर्ग हैं वो भी, एडल्ट्स भी, बच्चे भी, लेकिन कैसे खाएं? इतना महंगा एप्पल हो गया है और बाकी ग्रीन वेजिटेबल्स भी, ऑल द फ्रूट्स दे आर सो एक्सपेंसिव कि क्वांटिटी आप देखो, पहले हमारा फ्रिज भरा होता था, अब गिनती के फ्रूट्स होते हैं, इसमें कौन कौन खाएगा? तो चलिए, बजट से जुड़ी खबरों के बाद अब बढ़ते हैं आगे दूसरी खबरों की ओर। 2030 तक कोयला उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि कोल इंडिया देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के तहत किया जाता था, अगले 4 साल, 5 साल या फिर 2030 तक का कोई टारगेट रखा आपने कोयला प्रोडक्शन करने का? हाँ, हमारा पूरा अध्ययन है कि हमारी कोयले की आवश्यकता कैसे कैसे साल दर साल बढ़ेगी। 2030 का लक्ष्य है लगभग 1.5 बिलियन टन कोयले की आवश्यकता होगी, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन की तैयारी है और उतना जितना देश में जरूरत होगी, जिस ग्रेड का कोल अपने देश में उपलब्ध है
उसकी जितनी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। 2030 तक क्या हम ये मान के चलें कोयला सेक्टर में आत्मनिर्भर हम हो जाएंगे? बिल्कुल। जिस ग्रेड का कोल अपने देश में नहीं है, हाई ग्रेड कोल एंड कोकिंग कोल, वो तो ऑफ कोर्स आयात करना पड़ेगा, लेकिन जो कोयला अपने देश में है उसमें निश्चित ही आत्मनिर्भर हो जाएगा देश। उत्तराखंड अपनी धार्मिक यात्राओं के लिए हमेशा से जाना जाता रहा है, लेकिन अब इसकी पहचान इंडस्ट्रियल हब के तौर पर भी निखर रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि उत्तराखंड में फार्मा, ऑटो, एग्री पर भी फोकस बढ़ा है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल ने बात की सीएम पुष्कर धामी से। उत्तराखंड ऑब्वियसली एक माना जाता है एक टूरिज्म हब के रूप में। आपको लगता है कि उत्तराखंड की पहचान अब सिर्फ एक टूरिज्म हब को ना लेकर बाकी भी इंडस्ट्रीज को लेकर या बाकी के सेक्टर्स को लेकर भी होगी? आज क्वालिटी टूरिज्म हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आध्यात्मिक और धार्मिक टूरिज्म हमारे यहाँ पहले से ही ज़्यादा है, उसकी संख्या हर साल बढ़ रही है। वहीं अच्छे अच्छे टूरिस्ट भी अब उत्तराखंड आ रहे हैं, क्योंकि सभी सुविधाएं हो गई हैं। जहाँ रेल सेवा अच्छी है, सड़क मार्ग अच्छे हैं, हवाई सेवाएं अच्छी हो गई हैं। देहरादून, पंतनगर के लिए लगातार सेवाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ हेली सेवा भी हमने सभी स्थानों के लिए प्रारंभ कर दी है। इसलिए हर सेक्टर में आज लोगों का आना हो रहा है, तो उसमें टूरिज्म तो प्रमुख है ही है, लेकिन अन्य सेक्टर भी, इंडस्ट्री का सेक्टर है, आज ऊर्जा का सेक्टर है, फार्मा है, ऑटोमोबाइल है, उन सभी में भी लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। एग्रो के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, और यहाँ के लोग भी कर रहे हैं काम। कि भगवान के सबसे नज़दीक का क्षेत्र उत्तराखंड है, देवभूमि। तो अपने बच्चों का जो विवाह करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, मंगल कार्य करते हैं, विदेशों में जाते हैं, उनसे बहुत अच्छा हमारा ये राज्य है, हमारी देवभूमि है। तो निश्चित रूप से वेडिंग के रूप में उनके आने के बाद बुकिंगें बढ़ गई हैं, लोगों का आवागमन बढ़ गया है। तो चलिए, उत्तराखंड के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मुंबई, जहां देश का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनकर तैयार हो चुका है। 12 जनवरी को पीएम मोदी इस पुल का उद्घाटन करेंगे, लेकिन उद्घाटन से पहले ही सीएनबीसी आवाज आपको दिखाने जा रहा है इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। MTHL मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ये एक्सप्रेसवे सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना जा रहा है कि जो मुंबई और नवी मुंबई का लिंक जो टूटा हुआ था, वो अब इस ब्रिज के जरिए पूरा हो चुका है। आपको बताना चाहेंगे कि 22 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रिज है जो समंदर के ऊपर बना है। 16.8 किलोमीटर ये ब्रिज समंदर के ऊपर बना है, बाकी का हिस्सा जो है वो जमीन के ऊपर बना हुआ है। इस ब्रिज पे तकरीबन 450 कैमरे लगे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि जो कैमरे लगे गए हैं काफी ज्यादा हाई रेजोल्यूशन के हैं। उसमें कार की नंबर प्लेट के साथ साथ जो ड्राइविंग सीट पे मौजूद है उनकी भी तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ जाएंगी। सामने मेरे आप देख सकते हैं जो एलिफेंटा केव्स है, वो पहाड़ है, वो आपको सामने नजर आ रहे होंगे। साथ ही साथ JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है वो भी सामने नजर आ रहे होंगे। यही वजह है, ये दोनों चीज को कनेक्ट करने के लिए इस ब्रिज को मुंबई से नवी मुंबई तक इसे जोड़ा गया है। मुंबई से, जो साउथ मुंबई से नवी मुंबई जाने में लगता था, वो 1 से 1.5 घंटे का समय लगता था, जो इस ब्रिज के बनने के बाद ये जो समय है वो कट कर सीधे 22 मिनट हो जाएगा। 22 मिनट इसलिए क्योंकि इस ब्रिज पर अगर आप लोग आएंगे तो उसकी जो लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट 100 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। मुंबई के बांद्रा सेलिंग पैर है, वहां पर 2 व्हीलर 3 व्हीलर अलाउड नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 व्हीलर और 3 व्हीलर अलाउड नहीं है। कनेक्टिविटी वाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिवड़ी के जो साउथ मुंबई है वो सीधे पनवेल के जो चिड़ला इलाका है वहां पे इसको कनेक्ट करेगा। आगे जो फ्यूचर में नवी मुंबई एयरपोर्ट बन रहा है, फिर JNPT है, और जो भी डेवलपमेंट नवी मुंबई में हो रहा है उससे पूरा करने के लिए, उसकी जो कनेक्टिविटी करने के लिए ये ब्रिज बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो चलिए, फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
आपका स्वागत है और अब बात कर लेते हैं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की, जिसकी कवरेज आप लगातार सीएनबीसी आवाज पर देख रहे हैं। तो आज वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स और राष्ट्रीय अध्यक्षों से मुलाकात करने पहुंच गए हैं। आज सुबह उन्होंने महात्मा मंदिर में मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप जेकांटो और तिमोर के प्रेसिडेंट जॉस रामोस से द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री ने इसके बाद सुजुकी मोटर लिमिटेड के प्रेसिडेंट तोशिहिरो सुजुकी, डीपी वर्ल्ड के सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलेम से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने माइक्रोन के सीईओ संजय मेहरोत्रा और ऑस्ट्रेलिया के डिकीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर EN मार्टिन और साथ ही AP मोलर के सीईओ कैट स्वेडेसन समेत कई बड़े इंडस्ट्री लीडर्स के साथ 1-to-1 मुलाकात भी की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के हेलीपैड में ग्लोबल ट्रेड फेयर का भी उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस ट्रेड फेयर में 20 देशों ने अपने स्टॉल लगाए हैं और 100 देशों के विजिटर यहां पर आने वाले हैं। ठंड बढ़ने के साथ ही हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। आखिर दिल पर ठंड का इतना असर क्यों पड़ता है, आज कंज्यूमर अड्डा पर करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा शाम 5:57 पर। तो बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। और अब आने वाले बजट के लिए खास तौर पर हमारी सोशल मीडिया पेशकश बजट ब्राउजर पर आप देख सकते हैं आने वाले बजट से जुड़े स्पेशल कंटेंट। तो जरूर विजिट कीजिए बजट ब्राउजर आवाज सोशल मीडिया पर।